Hello and good morning, everyone. I welcome you all at WOS IS. I hope everyone is doing well. So, today is 21st December 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel at WOS IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, लोकसभा पासेस बिल टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉस. अब आप सभी को यहाँ पर पता है कि जो हमारे 3 बिल थे, पुराने बिल्स का नाम क्या था? इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. इन्हें रिप्लेस करके आपके 3 बिल आते हैं. इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल, जिसे हम BNSS भी कहते हैं, इसे लाया गया है. उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल BSS यहाँ पर लेकर आया गया था. इस न्यू बिल का नाम है. थर्ड वन इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. इसे रिप्लेस करके आपका क्या आया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल BNSSS. ओके, सो ये बिल अभी इंट्रोड्यूस हुए थे. उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास गए थे फॉर द स्क्रूटनी. यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन भी हुआ इन सारी चीज़ों पर. अब ये बिल जो है आपके लोकसभा में वेडनेसडे को पास हो चुके हैं, तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है. ओके, अब ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें पहली बार ये कहा गया है कि हमने जो जनरल क्राइम है, जैसे कि क्राइम ऑफ सेडिशन, इसे ड्रॉप किया है. मॉब लिंचिंग का जो पनिशेबल बनाया गया है कि बाय डेथ, अगर कोई मॉब लिंचिंग में यहाँ पर इंक्लूडेड है तो उसे यहाँ पर पनिशमेंट में क्या मिलेगी? डेथ की सजा यहाँ पर मिलेगी. उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बिल है, ये कहा गया है कि हमने इस बिल पर मेनली जो जस्टिस है, जस्टिस को ज़्यादा स्ट्रेस दिया है रेदर देन पनिशमेंट. क्योंकि जो पहले के जो ये ओल्ड बिल थे, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें पनिशमेंट पर ज्यादा फोकस था. लेकिन अभी जो ये बिल हमारे न्यू रिप्लेस होकर आए हैं, उनमें हमने क्या किया है? जस्टिस पर ज्यादा स्ट्रेस किया है रेदर देन पनिशमेंट. ओके, और साथ साथ ये भी कहा कि नेक्स्ट सेंचुरी हमने इसको ऐसा डिजाइन किया है कि जो नेक्स्ट सेंचुरी हमारी आएगी तो वहां तक का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उन सारी चीजों को हमने माइंड में रखते हुए हमने ये जो बिल है उसको डिजाइन किया है. उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो इसमें हम कहते हैं कि जो डॉक्टर्स है उन्हें भी एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस. यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्सक्लूड करके रखा है. इसे यहाँ पे हिट एंड रन एक्सीडेंट केस और पनिशेबल बाय 10 ईयर तक का इम्प्रिजमेंट यहाँ पर बताया गया है. उसके बाद अभी हम यहाँ पर देखेंगे इस बिल में जो टेररिज्म है, ये कहा गया है कि अब तक हमने देखा इन 75 ईयर्स बहुत ज़्यादा लोग, मतलब लाखों लोग यहाँ पर टेररिज्म के कारण जो टेरर अटैक्स होते हैं उनमें उनकी जान गई है. तो इसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी होनी चाहिए इस जनरल लॉ में, इस किसी भी क्राइम में. तो हमने टेररिज्म को क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया. अब आप सभी को पता है ये जो बिल पास हुआ है, यहाँ पर हाफ ऑफ दी आपकी जो अपोजिशन पार्टी है वो तो सस्पेंड हो चुकी है, बट स्टिल यहाँ पर ये कहा गया है कि इस बिल को यहाँ पर पास कर दिया गया है. ओके, अब देखिए फिर से आप यहीं से दूसरी तरफ यहाँ पर जाएंगे. लोकसभा में हमने कल क्या देखा था? टोटल 141 MPs को सस्पेंड किया गया दोनों हाउस से, पार्लियामेंट से. टोटल यहाँ पर कितने? 141 MPs. फिर कल फिर से यहाँ पर लोकसभा सस्पेंडेड 2 more ऑपोजिशन मेंबर एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू. ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जो किस बात के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? यहाँ पर जो आपका लोकसभा में सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो उस सिक्योरिटी ब्रीच के कारण हमने ये देखा कि 141 कल तक का ये डेटा था, नंबर था, और कल फिर से यहाँ पर 2 और MPs को यहाँ पर सस्पेंड किया जाता है. तो ये नंबर बढ़कर कितना हो चुका है? 143 यहाँ पर हो चुका है. तो जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक तरीके से पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पर, मतलब कि हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, अब डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 8 subclause 1 of the Representation of People Act 1951, which of the following offence can lead to disqualification of MP? हम किसकी बात कर रहे हैं? Representation of People Act 1951. अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन हमने कई बार
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पढ़ा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज यू ऑल नो। हमने सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 के बारे में भी पढ़ा है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी। यहाँ पर कौन सा ऑफेंस है जिसके कारण जो एमपी है उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। सो आपके पास 4 ऑप्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सनलाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट आइकॉन, ब्राइबरी, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, डिफेमेशन। तो इसमें से कितने ऑप्शन आपके करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट, ये आपको बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पोर इनटू one of the which joins the Indus directly. Among the following, which one is the such river that joins the Indus direct? अब देखिए इसमें क्या होता है, इंडस रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ये आपकी 4 रिवर है जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इंडस रिवर की क्या है, आपकी ट्रिब्यूटरीज है। ये जो रिवर है इसमें से कुछ रिवर आपकी क्या करती हैं, पहले फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मेन इंडस रिवर है, ठीक है, हमने माना ये हमारी मेन इंडस रिवर है। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं पहले ये आती हैं, यहाँ से आ रही है एक, दूसरी यहाँ से आ रही है, तीसरी यहाँ से आ रही है, चौथी फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही है। लेकिन ये क्या करती है, यहाँ पर एक जो ट्रिब्यूटरी, फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रिब्यूटरी है, ये वाली जो आई सेकंड वाली, इसको हम फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं। ये पहले इसने इसको ज्वाइन किया और उसके बाद इसमें ज्वाइन करने के बाद ये जो ट्रिब्यूटरी है ये मेन रिवर में जाके ऐसे ज्वाइन हो जाती है। तो हमें यही बताना है कि पहले क्या करती है, इसमें से बहुत सारी आपकी ऐसी रिवर्स हैं, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, तो इसमें से कुछ रिवर ऐसी हैं जो पहले क्या करती हैं, आपकी एक ट्रिब्यूटरी से मीट होती है। लेकिन एक रिवर इसमें से एक ऐसी है जो डायरेक्टली क्या करती है, इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। तो वो कौन सी रिवर है ये आप लोगों को बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। सो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, देन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। एज ऑलवेज वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इस आर्टिकल में यहाँ पर कहा गया अ सिक्योरिटी ब्रीच दैट मस्ट लीड टू स्वीपिंग चेंज। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है 13 और दिसंबर में जो इंसिडेंट हुआ है, जो 2 लोग यहाँ पर 2 यंग मैन जंपिंग इनटू द चैम्बर ऑफ लोकसभा फ्रॉम द विजिटर गैलरी। तो यहाँ पर जो विजिटर गैलरी थी उसमें से 2 लोग यहाँ पर क्या होते हैं, लोकसभा के चैम्बर में जंप कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्लोगन जो होता है डिक्टेटरशिप का, इस तरीके से क्या करते हैं, शाउट करते हैं। और जो येलो कलर का जो स्मोक होता है ना, कैनिस्टर्स होता है, उसको यहाँ पर वो करते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते आपने देखा इतना बड़ा पूरा इशू बनता जा रहा है। अब ये क्वेश्चन उठा रहा है किसके ऊपर, सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो देखिए अभी ये आर्टिकल हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो आपको ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा आर्टिकल है ना। तो इसमें ये बता दिया जाए कि इसमें ये कहा जा रहा है कि न्यूअर टाइम्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो राइज अ न्यू थ्रेट। जैसे जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ साथ जो न्यू थ्रेट्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर किस तरीके से हमारी जो सिक्योरिटी उसे टाइट करना होगा, ओवरऑल जो हमारी सिक्योरिटी जो गैप्स हैं उसे हम कैसे फिल कर सकते हैं, इस पर मेनली फोकस करना होगा। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज डिफेंस बस्टिंग एंड द पॉइंट ऑफ डिटरेंस। ओके, अब इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया डिफेंस बस्टिंग, इंडिया का जो डिफेंस बस्टिंग है अब यहाँ पर किस टाइम पर हमारे पॉइंट ऑफ डिटरेंस। अभी हम देखेंगे द मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है प्रोग्राम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्न अ सॉब्रिक ऑफ बीइंग मदर ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, किसकी बात कर रहे हैं हम, द मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कौन सा टाइटल आप कह सकते हैं, एक तरीके से मिला है मदर ऑफ ऑल दी प्रोक्योरमेंट। ये सबसे अच्छा आज तक का हमारे सामने है। अ डिकेड लेटर अ परचेस ऑफ 36 राफेल जेट वाज ऑफ लिमिटेड वैल्यू बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट वाज फॉर 26 एयरक्राफ्ट। हमने यहाँ पर क्या किया है, 36 राफेल जेट्स को परचेस किया, लेकिन अभी भी ये क्या लिमिटेड वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी, 126 एयरक्राफ्ट की थी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट है अभी हम उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं, हम हमारा जो बजट है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो एलोकेशन है डिफेंस सिस्टम है उसे हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, सो दिस कुड इम्पैक्ट इंडियाज डिफेंस पोस्चर विच डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज ऑल अबाउट। सो द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन नेवी फेयर नो बेटर ईदर विद द मीडिया रिपोर्टिंग मेजर डेफिशिएंसीज विद देम टू विद इंडिया इन इलेक्शन मोड एंड सो being showered on the electorate even more certain before the general election in 2024. The allocation for
डिफेंस इन बजट 2024 एंड 25 विच स्टार्ट गेटिंग प्लान नाउ। अब देखिए यहाँ पे जो डिफेंस का बजट है अब वो प्लान होना स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन हमें इस पर ही फोकस करना होगा कि हम कितना बजट डिफेंस सेक्टर को एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से क्या होगा, अगर हम कम बजट एलोकेट करते हैं तो ये क्या होगा, इंडिया का जो डिफेंस पोस्चर है इसको इम्पैक्ट डालता है ना, इसको क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। अब आप सभी को पता है कि जो हमारा नदन बॉर्डर है उसमें जो थ्रेट है वो कंटिन्यूसली आपका बना हुआ है। नदन बॉर्डर आप सभी को पता है जैसे कि एक तरफ से आपका चाइना आ जाता है और दूसरी तरफ से आपका पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये जो नदन बॉर्डर है हमारा, यहाँ पर जो एक तरीके से हम कह रहे हैं थ्रेट है वो बना हुआ है। सो इट वुड बी अनप्रोफेशनल टू डिसमिस आवर वेस्टर्न नेबर्स प्रेजेंट बीइंग स्टांस इनएक्टिव इंडिकेटिव ऑफ द लेसनिंग ऑफ रिस्क। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं अनप्रोफेशनल होगा, ये कहना अनप्रोफेशनल होगा। हम वेस्टर्न कंट्रीज को यहाँ पर देख रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में रशिया यूक्रेन क्राइसिस आपका भी चल रहा है, इजराइल गाजा का यहाँ पर वॉर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज में वो देख रहे हैं, और वो हमें एक तरीके से क्या होगा, जो वेस्टर्न नेबर्स है हमारे एक इंस्टेंस पोज कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर खतरा है, ठीक है, कि आपके पास खतरा है। तो ये अनप्रोफेशनल होगा कि हम उनका ये जो एक तरीके से आप कह सकते हैं हिंट है उसे हम डिसमिस कर दें। ओके, सो द इम्पेरेटिव्स ऑफ अ judicious assessment of how India plans to prosecute the next war could not be more pressing in these days of electoral oneship। तो अभी देखिए हमारा जो मेन फोकस है आपका 2024 में इलेक्शन होने वाला आप सभी को पता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमें हमारा जो फोकस है ना, कि जो हमारा जो प्रोसिक्यूशन है वो नेक्स्ट वॉर में हमारा कैसा क्या होना चाहिए, अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो हमारी किस तरीके से डिटरेंस यहाँ पर होनी चाहिए, क्या हमारे पास उतने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वेपन्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। सो इनफ हैज बीन रिटन ऑन द इन is capable necessary of assessing in sea power to deter China in the inverness of the Malacca Strait and further east। तो यहाँ पर अभी हमारे पास हमने लिखा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हम इतना भी कैपेबल हैं कि हम चाइना को मलक्का स्ट्रेट में और आपका जो ईस्टर्न पार्ट है ऑल्सो इन इंडियन ओशन एक डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो अभी यही कहा जा रहा है कि हमारी जो प्लानिंग है वो बजटिंग है इंडियन मिलिट्री की, वो रशिया यूक्रेन वॉर जो है आपका ये शार्प कन्फ्लिक्ट यहाँ पर जो हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए करना होगा। ओके, उसके साथ साथ हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है यहाँ पर भी हमें उस पर जो फोर्सेस है उसको आगे बढ़ाना होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना होगा, जो हमारा टाइम आज का चल रहा है। सो देखिए हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उसके साथ साथ हमारा जो इंडिजीनियस ड्राइव है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उस पर भी फोकस करना चाहिए। अब हम थोड़ी बजट की बात करते हैं। सो इंडियाज डिफेंस बजट इन रियल टर्म्स हैज बीन मोर और लेस स्टैग्नेंट। यहाँ पर इंडिया का जो डिफेंस बजट है अभी इस टाइम पर कैसा है, स्टैग्नेंट है। डिफेंस एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एंड कैपिटल अ परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन डिक्लाइनिंग। अभी यहाँ पर जो इंडिया का बजट है इन अ डिफेंस सेक्टर इट इज डिक्लाइनिंग अराउंड फ्रॉम 16.4% टू 13.3% इन 2022 एंड 23। हम 2012 की बात करते हैं और 13 की बात करते हैं। सो इट वॉज 16.4%। हमारा डिफेंस बजट कितना था, 16.4%, लेकिन अभी ये कट होकर कितना हो चुका है, ओनली 13.3% हो चुका है। इवन यहाँ पर फिर से हम कह रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं कि 23 एंड 24 में और ज़्यादा ये ऐसी मतलब कि हमारे सामने आ रही कि जो बजट है वो डिक्लाइन होगा। सो इन द स्फीयर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट द पिक्चर इज नॉट रोस्टी ईदर। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 पैक्स इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज जस्ट 0.7%। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। इसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, ओनली 0.7%। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, बट आप देख सकते हैं ये 1% भी नहीं है ना। सो इसके कारण विच प्लेस इट्स 53rd ग्लोबली, हमारी जो पोजीशन आ जाती है ग्लोबली जो प्लेस करती है जीडीपी के टर्म में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो कौन सी पोजीशन है, 53rd ग्लोबली यहाँ पर आती है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना यहाँ पर 421 बिलियन डॉलर 2022 में उन्होंने स्पेंड किया था, किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मतलब उनकी जीडीपी का 2.54% कहाँ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना होगा, इस सेक्टर में और ज़्यादा बजट को एलोकेट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज क्लाइमेट एक्शन नीड एन अपडेटेड लेक्सिकॉन।
अब देखिए इस आर्टिकल में वैसे तो कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट एक्शन, जो भी क्लाइमेट एक्शन हो रहे हैं इसमें हमें एक नया लेक्सिकॉन की जरूरत है, मतलब कि हमें कुछ नए टर्म्स की जरूरत है ना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन उस बारिश को, वो जो रेन हो रहा है, कोई साइक्लोन आ रहा है, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि हम कभी एक्सट्रीमली सीवियर बोल देते हैं, एक्सट्रीमली हैवी बोलते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेन यहाँ पर होने वाली है, सीवियर रेनफॉल यहाँ पर होने वाला है। तो ये जो टर्म्स है वो किस बेसिस पर हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या सभी लोग इस चीज को यहाँ पर समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, या सिर्फ इसको जो हमारे जोग्राफिकल डिपार्टमेंट है, जो जोग्राफिस्ट है, वो इसको समझ पाते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु की बात की जा रही है। रिसीव एन एस्टॉनिशिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल अर्लियर दिस वीक। यहाँ पर तमिलनाडु में भी बहुत ही अच्छी, आप कह सकते हैं, एस्टॉनिशिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल इस वीक यहाँ पर हुआ है। सो यहाँ पर रिकॉर्ड जो हुआ है, कितना हुआ है, 361.4 mm एंड त्रिचंद्रूर 679 mm यहाँ पर दिसंबर 16 को यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब ये रेनफॉल हमें दिखाई दिया। सो व्हाट वाज अंटिल दिसंबर 16 नॉर्थ ईस्ट मानसून डेफिसिट फॉर द स्टेट स्वंग ओवरनाइट टू अ 5% एक्सेस। तो देखिए 16 दिसंबर से पहले अगर हम बात करते हैं तो जो मॉनसून था वो पहले डेफिसिट में चल रहा था, लेकिन ओवरनाइट हमने ये देखा कि हमें 5% एक्सेस दिखाई दिया। उसके बाद हम चेन्नई की बात करते हैं, तो चेन्नई का जो पिक्चर है वो भी आप सभी को पता होगा कि चेन्नई में यहाँ पे 500 mm क्या हुआ है, दिसंबर 2 दिसंबर को रेनफॉल यहाँ पर रिसीव हुआ है टू प्री डॉन ऑन दिसंबर 5 ड्यू टू साइक्लोन के कारण वहां पर 500 mm रेनफॉल हुआ है। ठीक है, ये रिसीव हुआ, लेकिन चेन्नई ने इसमें बहुत ही ग्रेटली इसको क्या किया है, उसको सफर किया है। चेन्नई में देखिए 500 mm क्या हुआ, आपका रेनफॉल हुआ। तो चेन्नई ने क्या किया, बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवस्टेशन हमें देखने को मिला। और ऑन द अदर हैंड हम तमिलनाडु में बात कर रहे हैं, तो 679 mm हमें दिखा, लेकिन इतना ज्यादा ये सीवियर नहीं रहा। तो आप देखिए नंबर के बेसिस में आप देखेंगे कौन सा ज्यादा सीवियर दिख रहा है, ये सेकंड वाला तमिलनाडु वाला, लेकिन हमें इतनी ज्यादा सीवियरिटी यहाँ पर नहीं दिखी। सो द क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी कंसिडर टू बी डेवस्टेटिंग, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो डेवस्टेटिंग है इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, is a deceptively simple because of the shifting baseline syndrome। यहाँ पर क्या आपका जो बेसलाइन सिंड्रोम है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ड्यू टू दैट हम यहाँ पर जो आपका डेवस्टेटिंग की डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। अब ये सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स एंड दिस वन एग्जाम्प्लीफाई दोज पर्टेनिंग टू मेमोरी, कम्युनिटी नॉलेज एंड लैंग्वेज। तो मतलब ये क्या है, आपका सिम्टम्स का कलेक्शन है, और यहाँ पर जो भी आपकी मेमोरी है, कम्युनिटी नॉलेज है, लैंग्वेज है, उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, पूरा इसका कलेक्शन होता है, उसी को हम कहते हैं सिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल अगर कम्युनिटी यहाँ पर ये कंसिडर करती है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट डिफाइंस से बाय द नॉलेज हैंडेड डाउन टू देम टू बी द ओरिजिनल। यहाँ पर हमने कहा कि ये जो आपका 10 एकड़ का एरिया है, अगर इस एरिया में पूरा क्या आपका फॉरेस्ट है, तो ये आपका माना जाएगा क्या, ओरिजिनल। ठीक है, हमने एक कम्युनिटी ने डिसाइड किया, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये नहीं माना जाता ओरिजिनल। अब यहाँ पर क्या है, 200 एकड़ का लैंड है और इसमें भी बहुत, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया, लेकिन इसको ओरिजिनल नहीं माना जा रहा है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन उठता है कि जो कम्युनिटी डिसाइड करती है उसे ही हम क्या कंसिडर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। सो शिफ्टिंग बेसलाइन कॉज अस टू अंडरस्टिमेट हाउ मच वी हैव लॉस्ट ओवर टाइम। तो यहाँ पर जो बेसलाइन है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, इसी के कारण हमने ये देखा कि हमने इतना ज्यादा लॉस दिखाई दिया। तो देखिए यहाँ पर अभी और देखेंगे तो जो रिसोर्सेस हैं कि द डिस्टॉर्शन सब्सिक्वेंटली अफेक्ट हाउ मच वी बिलीव वी हैव दैट रिसोर्स। अब डिस्टॉर्शन यहाँ पर कब होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स में से कितना अफेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 10 पेन है और उस 10 पेन में से मेरे 9 पेन क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया ना, मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया। अब फॉर एग्जांपल दूसरे पर्सन के पास भी, यहाँ पे जो बी पर्सन है उसके पास 10 पेन है, उसके यहाँ पे जो 5 पेन है वो क्या हो गए, खराब हो गए, लेकिन उसको ये लग रहा है कि उसका बहुत ज्यादा रिसोर्स चला गया है ना, तो उसको यही लगेगा कि इसके लिए तो यही डिवास्टेटिंग है। तो हमारा जो बिलीव इन द रिसोर्स जो हमारे पास है उसमें से कितना यहाँ पर आपका अफेक्ट हुआ है रिसोर्स, उस पर मेनली फोकस किया गया। ओके, सो वन our meaning making about the future is currently led by words that come to us as a jargon from report of various agency। अब यहाँ पर जो वेरियस एजेंसी, जैसे कि हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ट्रोपोग्राफी जो हमारी लोकल ट्रोपोग्राफी होती है, उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो रेनफॉल होता है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि जो एक्सट्रीमली हैवी होगा या फिर हैवी होगा, किस तरीके से यहाँ पे सीवियरिटी को डिफाइन किया जाता है। सो इसमें देखिए
जो ह्यूमन टोल है वो बहुत अच्छा मतलब कि उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये कहा जा रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले जो न्यू ऑफिशियल वर्ड्स लेकर आने होंगे, जो कि जैसे कि हम बात करते हैं रेनफॉल की, कि इंडिया में कहाँ पर कैसी रेनफॉल हो रही है। जैसे हम एक्सट्रीमली रेनफॉल को डिफाइन करते हैं कि एक्सट्रीमली रेनफॉल ऑन December 4 यहाँ पर था, बट नॉट ऑन December 17। तो यहाँ पर दो रेनफॉल है, एक आपका December 4 में रेनफॉल होती है, 4 दिसंबर को एक रेनफॉल हुई और एक 17 दिसंबर को, लेकिन हम 4 दिसंबर वाली रेनफॉल को एक्सट्रीमली हैवी मान रहे हैं और 17 दिसंबर वाली को इतना ज्यादा हैवी नहीं मान रहे। तो हमें यहाँ पर एक ऑफिशियल न्यू वर्ड्स लेकर आने होंगे जिससे कि हम क्या कर सके, ये जो अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ रेनफॉल है इसे डिफाइन कर सके। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज आउटकम्स ऑफ द COP28 क्लाइमेट समिट। यहाँ पर COP28 क्लाइमेट समिट के क्या क्या आउटकम्स रहे इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल्दो हमने इसे कई बार डिस्कस किया है तो आपको यहाँ पर पता ही होगा। अब शॉर्ट में सिर्फ आपको पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन करते जाना है। पहला यहाँ पर COP27 में आप सभी को पता होगा हमने लॉस एंड डैमेज फंड इसे क्रिएट किया था, लेकिन हमने क्या हुआ था, ये जो एग्रीमेंट है अभी फाइनल कब हुआ है, जो हिस्टोरिक डिसीजन था ये ऑपरेशनलाइज कब हुआ है, COP28 में हुआ है, जो आपकी 28 समिट ऑफ अभी यहाँ पर हुई है। ऑल्दो इसमें यहाँ पर जो प्लेज था 71 बिलियन डॉलर, $100 बिलियन का था, बट स्टिल हमने यहाँ पर देखा जो प्लेज है वो कितने का हुआ, $790 मिलियन का हुआ है। इसमें हम बात करते हैं हर एक कंट्रीज अपनी तरफ से यहाँ पर क्या कर रही है, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड आपका पॉइंट आ जाता है कि ग्लोबल स्टॉक टेक। अभी ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है, जिसको हम जीएसटी भी कह रहे हैं। सो जीएसटी ये क्या है आपका, इनेबल कंट्रीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू सी वेयर दे आर कलेक्टिवली मेकिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स मीटिंग द गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पर जीएसटी आपका ग्लोबल स्टॉक टेक ये है, एक तरीके से ये इनेबल करता है जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कितना यहाँ पर प्रोग्रेस कर लिया है, उनके जो भी पेरिस क्लाइमेट, जैसे कि हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, उसमें जो भी गोल्स यहाँ पर थे तो उन्होंने कौन कौन से गोल्स उनके मीटअप हो चुके हैं, कितने यहाँ पर उनको आगे काम करना है, कितना काम उन्होंने पहले कर लिया है क्लाइमेट चेंज की तरफ। तो ये है आपका क्या, जीएसटी। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं ग्रीन फाइनेंस की, ग्रीन फाइनेंस क्या है। So the COP28 also witnessed the establishment of innovative global green finance mechanism to support developing nation in their transition to sustainable practices। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म को लेकर आए हैं, जिससे कि हम क्या करेंगे, डेवलपिंग नेशंस को यहाँ पर इन देयर ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यहाँ पर जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा है तो ग्रीन फाइनेंस की तरफ उन्हें हम क्या करेंगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके साथ साथ यहाँ पर एन एडिशनल में $188 मिलियन का भी यहाँ पर एडेप्टेशन फंड को भी यहाँ पर प्लेज किया गया है कि हम क्या लेकर आएंगे, एडेप्टेशन फंड भी लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए फॉसल फ्यूल को पूरी तरीके से खत्म करके, फेस आउट करके हम डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और साथ साथ हमें फंड भी चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है कि वो एक दिन में ही, एक साल में, या फिर बात करते हैं कि वो तुरंत ही क्या कर जाए, फॉसल फ्यूल से यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ जाए। ओके, सो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का क्या रोल रहा है इसमें। तो इंडिया की हम बात करते हैं, सो 123 कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया है, कमिटमेंट किया है कि $1 बिलियन का जो एड्रेस है क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस है, कलेक्टिवली कमिटेड $1 बिलियन टू एड्रेस द ग्रोइंग क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस। यहाँ पर कमिटमेंट किया है कि जो क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस यहाँ पर ग्रो हो रहा है उसको हम एड्रेस करेंगे, और उसके लिए $1 बिलियन का कमिटमेंट किया गया है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, इस डिक्लेरेशन को। क्यों साइन नहीं किया है? क्योंकि इंडिया ने ये कहा कि हम बात करते हैं किसकी, because reducing greenhouse gas emission is health sector would mean reduction in emission from gases used for cooling। तो अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन करते हैं तो इससे क्या होगा, हेल्थ सेक्टर में हम जो गैसेस है फॉर कूलिंग के लिए हम यूज करते हैं उस पर हमें रिडक्शन करना होगा। अभी इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर सिस्टम में वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो अगर हम ये जो कमिटमेंट्स है इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स है उससे हमें क्या करना होगा, कॉम्प्रोमाइज करना होगा, स्पेशली फॉर द पर्टिकुलरली
यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन के लिए, तो इसलिए इंडिया ने यहाँ पर ये डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है। उसके बाद आपका आता है क्या, ग्लोबल मीथेन प्लेज, इसको भी लॉन्च किया गया था आपका COP26 की जब आपकी समिट होती है, 26 समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, उसमें हमने ग्लोबल मीथेन प्लेज भी लिया था। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इसको सबसे ज्यादा अटेंशन इस साल की जो COP28 है उसमें मिला है। अब यहाँ पर जितने भी पार्टीज है उन्होंने प्लेज किया है कि हम क्या करेंगे, जो मोर देन 115 कंट्रीज ने इस प्लेज को साइन किया है कि जो मीथेन पॉल्यूशन है उसे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। बट इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने भी इसे साइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो प्राइमरली जो मीथेन का एमिशन होता है वो राइस के कल्टीवेशन से होता है, और आपका जो इंसेंटरिंग, फर्मेंटेशन, लाइव स्टॉक रेयरिंग है उससे होता है। तो जो कि एक तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो आपका राइस कल्टीवेशन है और लाइव स्टॉक रेयरिंग है, वो लाइवलीहुड है किसका, हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का। तो अगर हम इसको खत्म करते हैं तो एक तरीके से क्या होगा, जो हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका लाइवलीहुड उनसे छीन लेंगे, है ना, इसलिए हमने इसे साइन नहीं किया। तो अब यहाँ पर क्या क्या टेक ओवर्स है, आउटकम्स क्या क्या निकल कर आते हैं, तो इसमें देखिए यही कहा गया कि ये जो हमारा COP28 रहा वो मिक्स्ड बैग ऑफ आउटकम्स रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कमिटमेंट्स लिए गए हैं कि हमारा जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लॉस एंड डैमेज फंड आपका आया है, फंड मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट मैकेनिज्म भी लेकर आया है, रिस्की टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पर लेकर आया गया कि हम फॉसिल फ्यूल को हम क्या करेंगे, इसका जो मतलब हम फॉसिल फ्यूल को फेस आउट किया जाएगा 2030 तक। हम यहाँ पर हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसको ट्रिपल यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आउटकम्स निकल कर आए हैं। अब ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, आपके पास एक थोड़ा सा डाउट होगा कि लॉस एंड डैमेज फंड को यहाँ पर ओवरसी कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कॉल करेगा। तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, वर्ल्ड बैंक को यहाँ पर डिजाइन किया गया है कि जो भी लॉस एंड डैमेज फंड से फंड आएगा, जनरेट होगा, उसे वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्टर करेगा। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज लोकसभा पासेस टेलीकॉम बिल 2023 टू रिप्लेस 138 ईयर ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट। तो यहाँ पर लोकसभा में कल क्या हुआ है, आपका जो टेलीग्राफ एक्ट था 138 ईयर पुराना, आप सोच सकते हैं, इसे रिप्लेस करके हम क्या लेकर आए हैं, नया टेलीकॉम बिल 2023 यहाँ पर लेकर आए हैं। सो द बिल सीक टू रिफॉर्म एंड सिंप्लीफाई द रेगुलेटरी एंड लाइसेंसिंग रिजीम। तो यहाँ पर रिफॉर्म किए गए हैं, जो रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग रिजीम है उसे चेंज किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पर जो बॉटल नेक्स हैं क्रिएटिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया गया है। इट ऑल्सो अलाउ द गवर्नमेंट टू टेम्परली टेक कंट्रोल द टेलीकॉम सर्विस। यहाँ पर यह भी अलाउ किया गया कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टेम्परली बेसिस पर जो टेलीकॉम सर्विसेज है उस पर कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर यह है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड अ नॉन एक्शन रूट फॉर द एलोकेशन ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। यहाँ पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, नॉन ऑक्शन जो रूट है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को यहाँ पर एलोकेट किया गया है। तो ये आपका क्या है, टेलीकॉम बिल 2023। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट इशूज कोविड अलर्ट सेज नो क्लस्टरिंग ऑफ JN.1 केसेस। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हम बात करते हैं केरल की, महाराष्ट्र की, झारखंड, कर्नाटका में कोविड-19 जो पॉजिटिव कोविड-19 के केसेस हैं वो राइज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलर्ट इशू किया है। ऑल्दो ये जो वायरस है आपका इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, मतलब ये वायरस नहीं कहेंगे, कोविड-19 का ये जो नया वेरिएंट है इतना ज्यादा सीवियर नहीं है, इसमें जो पेशेंट्स है वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अलर्ट यहाँ पर इशू किया गया है। ओके, सो अभी यहाँ पर देखेंगे किसकी बात की जा रही है कि जो केसेस हैं, ऑल दो केसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इंडिया में अब तक 614 जो न्यू कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन के कारण केसेस हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब फर्दर हम देखते हैं, अभी हमारा ये सभी के साथ निवेदन है कि वो क्या करें, यहाँ पर प्रॉपर प्रिकॉशंस लें ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स तो यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। First question was under the section 8 subclause 1 of the Representation of People Act 1951 which of the following offence can lead to disqualification of MP। तो इसमें से हम बात करते हैं जो हमारा ये तीन ऑप्शन है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बाय प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स और अंडर इन्फ्लुएंस और पर्सनलाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट आइकॉन, तो ये तीन तो हमारे करेक्ट हो जाते हैं। फोर्थ वन डिफेमेशन जो है इसके अंडर फॉल नहीं होता है, तो ओनली 3 ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर 3 ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ द विच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सतलज रिवर। हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपके पास ये शेयर कर दी जाएगी, तो आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सर्टेन स्पेसिफिक ऑफेंस सच एज प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड पर्सनिफिकेशन ऑफ एन इलेक्शन, डिफेमेशन
डिफेमेट आइकन डज नॉट फॉल अंडर दिस लिस्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। हम सतलज की बात कर लेते हैं। देखिए, जो चेनाब होती है आपकी सतलज को पाकिस्तान में ज्वाइन करती है, झेलम जो होती है आपकी चेनाब को यहाँ पर ज्वाइन करती है, रावी यहाँ पर चेनाब को ज्वाइन करती है, सतलज रिवर जो है यहाँ पर ज्वाइन चेनाब इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सतलज रिवर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो आज का कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।